जॉर्डन सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इसराइल और पैलेस्टाइन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला मिडिल ईस्ट का वो अकेला कंट्री जो इतने खतरनाक खित्ते में होने के बावजूद बिल्कुल पीसफुल और स्टेबल है। अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो आपको जॉर्डन के सारे पड़ोसी मुल्कों में इंस्टेबिलिटी या वॉर्स नजर आएंगी। सीरिया, इराक, इसराइल और पैलेस्टाइन जैसे कंट्रीज के साथ जुड़ा होने के बावजूद जॉर्डन उस आग से बचा हुआ है जो इन कंट्रीज में लगी हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? हालांकि हजारों साल से जॉर्डन एक कमजोर कंट्री रहा है जिस पर बहुत सी एम्पायर्स ने चढ़ाई की है, क्योंकि ये जेरूसलम और हेब्रोन जैसे होली सिटीज के रास्ते में है और इन शहरों तक पहुंचने के लिए बेबीलोनियंस, मुस्लिम्स, क्रूसेडर्स और ऑटोमन एम्पायर ने इसी रूट का इस्तेमाल किया है। तो फिर आज जॉर्डन इतना पीसफुल और स्टेबल क्यों है? इस सवाल का जवाब जॉर्डन की ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री और उसकी कुछ पॉलिसीज में छुपा हुआ है। सबसे पहले हम जॉर्डन की ज्योग्राफी को समझते हैं। जॉर्डन के 75% एरिया पर रेगिस्तान है और ये मिडिल ईस्ट के खुश्क तरीन कंट्रीज में से एक है, जहां पर पूरे साल में 245 mm से भी कम बारिश होती है। जॉर्डन की सिर्फ 12% जमीन एग्रीकल्चर के काबिल है और इसीलिए उसका 70% फूड बाहर से इंपोर्ट होता है। जॉर्डन की 90% आबादी भी इस 12% जमीन में रहती है और बाकी सारा एरिया तकरीबन खाली ही है। जॉर्डन नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी इतना खुशकिस्मत नहीं है। जहां पूरा मिडिल ईस्ट ऑयल और गैस रिजर्व से माला माल है, वहीं जॉर्डन में सिर्फ एक गैस फील्ड है जिससे जॉर्डन का सिर्फ एक ही पावर प्लांट चलता है। जॉर्डन की बाकी सारी एनर्जी सप्लाई बाहर से इंपोर्ट होती है। तो जियोग्राफिकली और रिसोर्स वाइज जॉर्डन शायद मिडिल ईस्ट का सबसे बदकिस्मत कंट्री है, मगर ये डिसएडवांटेज ही जॉर्डन को समवट सेफ भी बनाता है, क्योंकि जिस जगह कोई रिसोर्स ही नहीं तो वहां ग्लोबल सुपर पावर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व हों, जैसे सीरिया या इराक में हो रहा है। इसी तरह अगर हम जॉर्डन की हिस्ट्री देखें तो वो उसके आज की सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। जॉर्डन पर हमेशा से मुख्तलिफ एम्पायर्स अटैक करती और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती रही हैं। आज से 3000 साल पहले जॉर्डन पर 3 किंगडम्स अमन, मोआब और एडोम का राज था, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद ये तीनों किंगडम्स असीरियन एम्पायर के कंट्रोल में चली गई। फिर कुछ बरसों बाद बेबीलोनियंस ने इस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। फिर 5th सेंचुरी के आसपास ये सारा एरिया पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया और फिर ग्रीक एम्पायर ने पर्शियन एम्पायर को शिकस्त देकर इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। ग्रीक्स के बाद ये एरिया रोमन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया, जिसने फिर इस सारे एरिया को कल्चरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत चेंज कर दिया। लेकिन फिर पर्शियन एम्पायर एक बार फिर उभरी और 6th सेंचुरी के आखिर तक रोमन और पर्शियन एम्पायर के बीच इस एरिया के कंट्रोल के लिए बहुत वॉर्स होती रही और बिलाखिर 7th सेंचुरी में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन दोनों एम्पायर्स को शिकस्त देकर इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगले 400 साल तक ये एरिया मुस्लिम्स के कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर 11th सेंचुरी में क्रूसेडर्स ने आकर इस एरिया पर कब्जा कर लिया। 12th सेंचुरी में मुसलमानों ने एक बार फिर क्रूसेडर्स को शिकस्त देकर इस एरिया का कंट्रोल वापस ले लिया और 15th सेंचुरी तक ये एरिया इजिप्शियन ममलूक्स के कंट्रोल में रहा और फिर फाइनली 16th सेंचुरी में ये एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया और 20th सेंचुरी तक ये सारा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में ही रहा। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के दौर में एक प्रॉब्लम ये हुई कि ऑटोमन एम्पायर का इस एरिया पर कोई खास फोकस नहीं था, क्योंकि सिवाय इस चीज के कि यहाँ से जेरूसलम तक जाने का नेचुरल रूट था, उनके लिए ये एरिया तकरीबन यूजलेस था, बिकॉज ना तो यहाँ कोई एग्रीकल्चर था ना कोई बड़ा समुंदर लगता था। तो ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं की, जिसकी वजह से लोकल्स में बहुत गुस्सा था और इसीलिए उन्होंने सन 1900, सन 1905 और 1910 में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करने की कोशिश भी की, जिसे ऑटोमन्स ने बुरी तरह कुचल दिया। मगर लोकल जॉर्डेनियंस ने इस घाव को हमेशा याद रखा और वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया और जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो जॉर्डन ब्रिटिश एम्पायर की ही कॉलोनी बन गया और 1946 तक ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहा। 1946 में जॉर्डन ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद हुआ और वर्ल्ड मैप पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर सामने आया। अब जॉर्डन का नाम था हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन और इसके बादशाह थे किंग अब्दुल्ला हुसैन। मगर
आजादी के बाद जॉर्डन एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में था। उसके बिल्कुल साथ एक नई आबाद होने वाली स्टेट ऑफ इसराइल थी, जिसके खिलाफ सारा अरब था। आजादी के 2 साल बाद ही 1948 में जॉर्डन 7 अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ वॉर में चला गया। इस वॉर को फर्स्ट अरब इसराइल वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम तक कब्जा कर लिया। हजारों फलस्तीनियों ने किंग अब्दुल्ला अपना बादशाह मान लिया और 1967 तक वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन का ही हिस्सा रहे। फिर 1967 में 6 डे वॉर में इसराइल ने अटैक करके वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स, सिनाई और गजा पर कब्जा कर लिया। फिर 1970 और 1973 में भी जॉर्डन और इसराइल के बीच लड़ाई हुई, जिसमें जॉर्डन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान हजारों की तादाद में फलस्तीनी रेफ्यूजीज जॉर्डन में आकर आबाद होने लगे और जॉर्डन ने भी सब रेफ्यूजीज के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए। इन सब का जॉर्डन की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत बुरा असर भी पड़ा और 1999 तक जॉर्डन में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही। और अब यहाँ ये सवाल आता है कि फिर 1999 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज जॉर्डन इतना स्टेबल कंट्री बन चुका है। असल में 1999 में जॉर्डन के उस वक्त के किंग बहुत बीमार थे और उन्होंने किंग अब्दुल्ला II को अपना जानशीन बनाया। किंग अब्दुल्ला II ने आते ही बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने शुरू किए। सबसे पहले तो किंग अब्दुल्ला ने अपने लोगों की सिक्योरिटी और वेलफेयर को सबसे प्रायोरिटी पर रख दिया और यही वजह है कि बारिश ना होने के बावजूद आज जॉर्डन के 99% लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। जॉर्डन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.74 है, जो उसके कई पड़ोसियों से ज्यादा है। इसी तरह क्योंकि जॉर्डन की एक रिच हिस्ट्री है, तो वहाँ बहुत सी हिस्टोरिकल जगह हैं, जिनके जरिए किंग अब्दुल्ला ने टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। जॉर्डन का शहर पेट्रा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। यहाँ पर जिस तरह पहाड़ों को तराश कर घर बनाए गए हैं, वो लिटरली एक मिरेकल है। आज लाखों की तादाद में लोग यूरोप, अमेरिका और दूसरे एशियन कंट्री से सिर्फ टूरिज्म के लिए जॉर्डन आते हैं, लेकिन ऐसी हिस्टोरिकल जगह तो सीरिया और इराक में भी बहुत हैं। तो टूरिस्ट वहाँ क्यों नहीं जाते? इसका ऑब्वियस आंसर है इराक और सीरिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। टूरिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर तरफ वॉर में घिरे हुए इस खित्ते में यही चीज इंश्योर करने के लिए किंग अब्दुल्ला ने आते ही इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की। इसराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने से जॉर्डन ऑटोमेटिकली यूके और यूएसए का भी एलाय बन गया और उसे उनसे फाइनेंशियल एड भी मिलने लगी, जिसको किंग अब्दुल्ला अपने लोगों के वेलफेयर पर खर्च करने लगा। लेकिन इसराइल के साथ पीस डील करना एक दो धारी तलवार थी, क्योंकि सारा अरब इसराइल के खिलाफ था। तो ऐसे में अरब कंट्रीज ने जॉर्डन के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जॉर्डन पूरे अरब बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज लेने वाला मुल्क है। जॉर्डन में 30 लाख पैलेस्टीनियंस, 11 लाख के करीब सीरियंस और हजारों इराकी, चेचन और आर्मेनियंस आबाद हैं। इतने रेफ्यूजीज अपने मुल्क में रखने की वजह से सब कंट्रीज जॉर्डन की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज अगर जॉर्डन इन रेफ्यूजीज को ना लेता तो फिर ये सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज के लिए मसला खड़ा करते। इसलिए अरब कंट्रीज इसके बावजूद कि जॉर्डन ने इसराइल के साथ पीस डील कर रखी है, वो खुश हैं कि जॉर्डन ने इन लाखों लोगों को अपने मुल्क में पनाह दी हुई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके साथ बहुत अच्छा सलूक भी किया जाता है। और यही वजह है कि 2011 में अरब स्प्रिंग के बहुत ही कम असरात जॉर्डन तक पहुंचे, बिकॉज जॉर्डेनियन किंग ने फौरन प्रोटेस्टर्स की डिमांड को पूरा किया और किसी भी किस्म की फोर्स इस्तेमाल करने के बजाय बड़े ही आराम से उनके साथ डील किया। तो इस न्यूट्रलिटी और हॉस्पिटैलिटी की वजह से जॉर्डन के सभी पड़ोसी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जॉर्डन ने उनका बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। लेकिन जॉर्डन की ये स्टेबिलिटी और न्यूट्रलिटी शायद बहुत जल्द खत्म होने वाली है। पिछले 1 साल से जॉर्डन बहुत प्रो इसराइल नैरेटिव लेकर चल रहा है। इसराइल गजा वॉर के 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक जॉर्डन ने एक दफा भी गजा में रहने वाले पैलेस्टीनियंस को अपने कंट्री में आने की ऑफर नहीं की। और जॉर्डन के पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये बात बहुत अजीब लगती है। इसी तरह अभी रिसेंटली जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक्स किए तो जॉर्डन ने बहुत से मिसाइल्स को अपनी एयर स्पेस से इंटरसेप्ट किया। इन खबरों का पैलेस्टीनियंस और ईरान में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। वो जो जॉर्डन का एक न्यूट्रल कंट्री का इमेज था, वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। जॉर्डन में रहने वाले पैलेस्टीनियंस और उधर ईरान दोनों को जॉर्डन पर बहुत गुस्सा है और हालात
कोई भी खतरनाक ट्रेजेक्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी न्यूज आ रही हैं कि जॉर्डन में रहने वाले पैलेस्टीनियंस जॉर्डेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट्स और रिवोल्ट भी कर सकते हैं, और इससे जॉर्डेनियन गवर्नमेंट परेशान भी है। जॉर्डन असल में ईरान के सीरिया में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से बहुत परेशान है। किंग अब्दुल्ला ईरान को सीरियन सिविल वॉर का एक बहुत बड़ा कल्प्रिट समझते हैं। इस सिविल वॉर की वजह से जॉर्डन को लाखों सीरियंस अपने मुल्क में आबाद करने पड़े, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जॉर्डन का सारा नॉर्दर्न बॉर्डर भी वनरेबल हो गया है, क्योंकि बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स इसी बॉर्डर के जरिए हथियार स्मगल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो किंग अब्दुल्ला किसी भी तरह ईरान या ईरानी प्रॉक्सीज को जॉर्डन के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्हें अगर इसराइल की भी सपोर्ट करनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। देखना ये है कि इस तेजी से इवॉल्व होती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जॉर्डन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि मिडिल ईस्ट का सबसे स्टेबल कंट्री अब फाइनली किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।